हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। सो कैसे हैं सब लोग। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आपका केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। राइट, बहुत सारे बच्चों की ऑन डिमांड पे ये चैप्टर मैं आपके लिए समय से पहले लेके आया हूँ, तो जल्दी से इस चैप्टर को जरूर देखिएगा सभी लोग। ये चैप्टर आपको 2 या 3 पार्टों में मिलेगा बच्चों। सभी लोग जरूर इस चैप्टर को पूरा कीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। और अगर ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। राइट, आपका लाइक, आपका शेयर मुझे बहुत मोटिवेशन देगा आगे अगली वीडियोस बनाने के लिए। राइट, ये चैप्टर आपको जिज्ञासा की हैंडबुक से पढ़ाया जा रहा है। ये हैंडबुक आपके लिए बनाई गई है। अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो आप लोग ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके या अपने नंबर आप वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं आप तक वो बुक पहुँचा दूंगा। राइट स्टूडेंट, तो आपके लिए खास डेवलप की गई ये बुक, और उसी बुक से मैं आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ऑन डिमांडिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। राइट, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरा चैप्टर क्लियर करूंगा। राइट, ये चैप्टर आपको 2 या 3 पार्टों में मिलेगा इन वीडियोस के थ्रू। राइट, आप लोग जैसी वीडियोस आपकी अपलोड होंगी ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको समझ में आती है तो वीडियो लाइक करके जरूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है। राइट स्टूडेंट, तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या मतलब समझ में आता है आपको इससे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे नेचर में 115 से लेकर 118 एलिमेंट्स तक प्रेजेंट हैं। राइट, सो क्या इजी है कि हम हर एक एलिमेंट की बारीकी से सारी प्रॉपर्टीज को जानें। क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्या हमारे लिए आसान होगा कि 115 एलिमेंट या 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में अलग अलग जानना? नहीं ना। तो हमने क्या करा है कि एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस के आधार पे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया है, और तभी इस चैप्टर का नाम पड़ा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ताकि सारे एलिमेंट्स के बारे में हम आसानी से जान पाएं। यानी कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है वो सेम ग्रुप में लाई करेंगे, और जब वो सेम ग्रुप में लाई करेंगे तो हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, और जब हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी यही होंगी। बोलो, बात क्लियर है? आगे चलते हैं। थ्योरी देखते रहिएगा, जो लिखने लायक है वो अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा अपने नोट्स बना के। राइट, और हाँ, अगर आपको नोट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अपने नंबर के साथ, मैं आप तक ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आप तक पहुंचा दूंगा। राइट, आगे चलिए। क्लासिफिकेशन बाय डॉबेरिनियर और डॉबेरिनियर ट्रेड्स, यानी कि पहले साइंटिस्ट आए ये डॉबेरिनियर, जिन्होंने क्या बनाने की कोशिश करी, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके एक टेबल बनाने की कोशिश करी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉबेरिनियर लॉ ऑफ ट्रेड्स, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, then group of the three elements known as traits having similar chemical properties are obtained। इन्होंने क्या करा, डॉबेरिनियर साहब ने क्या किया कि इन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। क्या बनाया बच्चों? 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, जिसे क्या बोला गया? ट्रेड्स, TRIADS, ट्रेड्स बोला गया, जिनका एटॉमिक मासेस बढ़ते क्रम में लगाया गया। ठीक है, बढ़ते क्रम में मतलब पहले छोटा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया गया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों? सेम होगी। राइट, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि 3 एलिमेंट्स का ट्रेड बनाया, ग्रुप बनाया, तो जो पहले और थर्ड वाला एलिमेंट है, अगर हम उसके एटॉमिक मास का मीन निकाल दें तो वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। यानी अगर मैंने 3 एलिमेंट का ग्रुप लिया है, पहले और तीसरे एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन अगर निकालता हूं तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है बीच वाले एलिमेंट के। बोलो, बात समझ में आती है? दिखाएं आगे एग्जांपल के फॉर्म में, चलिए देखिए।
नाउ ट्रेड नंबर 1 बच्चों, ट्रेड नंबर 1 एल्कली मेटल ग्रुप। तो इस एल्कली मेटल ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट शामिल होंगे? सोडियम, पोटेशियम एंड आपका लिथियम। 3 एलिमेंट आएंगे, पहले लिथियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है, सारे के सारे आपके मेटल्स हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कलीज बनाते हैं। एल्कलीज मतलब आपको सब पता ही है, वाटर सोल्यूबल बेस बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस आपकी इवोल्यूट हो जाती है। सबकी वैलेंसी 1 है, यानी कि मोनोवेलेंट है। और लिथियम का एटॉमिक मास 7 यूनिट है, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 यूनिट है और सोडियम का मास 23 यूनिट्स है। अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालता हूं किसका? लिथियम का और सोडियम का, तो वो उसका जो अर्थमेटिक मीन आता है वो कितना आता है बच्चों? अगर मैं लिथियम का और पोटेशियम का, लिथियम का और पोटेशियम का क्या निकालूंगा मैं? अर्थमेटिक मीन निकालूंगा मासेस का, तो वो आएगा आपका 7 + 39 डिवाइड बाई 2 दैट इज 23 यूनिट। तो वो आपका किसके इक्वल होगा? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है? आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है कैसे निकाला गया है, आप लोग देखिएगा। नाउ सेकेंड ट्रेड इज एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप। इसके अंदर आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बच्चों? इसके अंदर आपका कैल्शियम आएगा, स्ट्रोंशियम आएगा और बेरियम आएगा। कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, CaSr एंड Ba। इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी बच्चों? सेम होंगी और ये ट्रेड आपके बना लेंगे, राइट। सारे के सारे मेटल हैं, इनका जो ऑक्साइड होगा वो अल्कलाइन होगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, अल्कलाइन नेचर के होते हैं। डाइवेलेंट होंगे, इनकी वैलेंसी 2 होगी। जैसे कि आप जानते हैं स्ट्रोंशियम का मास 88 यूनिट होता है, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा अर्थमेटिक मीन के कैल्शियम के और बेरियम के। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 यूनिट और बेरियम का एटॉमिक मास 137 यूनिट। बोलो क्लियर है? इनका अर्थमेटिक मीन निकाल के दिखाया हुआ होगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के। ठीक है, जो कि आपका 88.5 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 88 के। Now the third trade is halogen group. What is halogen group? That is halogen group contain chlorine, bromine and iodine. All of them are metals. सारे के सारे metals हैं, सबके सब वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं और सबकी वैलेंसी क्या है बच्चों? 1 है। अगर हम इसके एटॉमिक मास देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 यूनिट है, ब्रोमीन का 80 यूनिट है और आयोडीन का 127 यूनिट है। अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालता हूँ क्लोरीन का और आयोडीन का, तो वो आपका कितना आता है बच्चों? वो आपका आता है 35.5 + 127 डिवाइड बाई 2 दैट इज 81.25 अप्रोक्सीमेटली, विच इज इक्वल टू द अप्रोक्सीमेटली अर्थमेटिक मीन और द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन का था आपका 80 यूनिट, तो इसके आसपास आएगा, यानी कि 81.25 आ जाएगा, एंड विच इज फॉर्म्स अ ट्रेड बाय डॉबेरिनियर। बट बच्चों खामियां आ गई, लिमिटेशन आ गई, डिसएडवांटेज आ गई, डीमेरिट आ गई। क्या? ये जो आपका लॉ था डॉबेरिनियर का, ये सिर्फ 9 ही एलिमेंट को अरेंज कर पाया, यानी कि 3 ही ट्रेड बना पाया। उस समय जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे और एलिमेंट को ट्रेड के फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाया, इसलिए ये जो रूल था वो डिस्कार्ड हो गया, खत्म हो गया। नाउ नए साइंटिस्ट आए अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब मैदान में दूसरे साइंटिस्ट आ गए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से। अब ये बच्चों न्यूलैंड साइंटिस्ट है, इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। व्हाट इज दिस ऑक्टेव? जैसे आप जानते हो ऑक्टेव बोलते हैं पियानो की कीज को, यानी कि पियानो की जो की होती है ना ऑक्टेव बोलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। यानी कि जो हर 7th एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी क्या करेगी बच्चों? रिपीट करेगी। क्या करेगी? इसकी प्रॉपर्टी रिपीट करेगी। जैसे की रिपीट करती है ऐसी प्रॉपर्टी भी रिपीट करेंगी अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड। ठीक, तो यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या करेगी? मैच करेगी, जब एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। नाउ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो 3 एलिमेंट्स को अरेंज करा गया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को अरेंज करा गया, बट 6 ही एलिमेंट अरेंज हो पाए, उसके बाद नहीं। व्हाट इज द लिमिटेशन? अब क्या लिमिटेशन, क्या खामियां इसमें आ गई?
सबसे पहले न्यूलैंड भाई ने अज्यूम करा क्या, ओनली 56 एलिमेंट विल एग्जिस्ट इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट विल डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। यानी कि जो 56 एलिमेंट उस टाइम पे थे बस वही रहेंगे, उसके अलावा कोई और एलिमेंट डिस्कवर नहीं होने वाला फ्यूचर में। ठीक है, न्यूलैंड ने क्या काम करा, उसने दो एलिमेंट को सेम स्लॉट पे रख दिया। उसने बोला कि मेरी टेबल में जगह नहीं है, उनने दो एलिमेंट को उठाया और सेम प्लेस पे रख दिया। यानी कि वो दो एलिमेंट कौन कौन से थे, कोबाल्ट और निकल। तो एक स्लॉट में क्यों रख दिया भाई, जब सबके एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं तो आप उन्हें अलग अलग प्लेस करिए। ठीक है, पर उसने साथ साथ रख दिया उन दोनों को, जो कि अच्छा नहीं था। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये खामी आ गई इसकी। थर्ड, अच्छा अगर ऐसा है, अगर तुमने दो एलिमेंट को एक साथ रख दिया है, कोबाल्ट और निकल को, तो आयरन को भी साथ में रखो, क्योंकि आयरन की भी जो प्रॉपर्टी है वो एक जैसी है कोबाल्ट और निकल से, तो उन्हें भी साथ में रखो। उन्हें क्यों नहीं साथ में रखा? अब जैसे आयरन की प्रॉपर्टी सिमिलर है जस्ट लाइक कोबाल्ट एंड निकल, तो जब कोबाल्ट और निकल को सेम प्लेस पे रखा गया है तो आयरन को भी सेम प्लेस पे रखो। तो उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर ये भी लिमिटेशन आ गई। समझ में आ रही है सभी लोगों को? लाइक करके वीडियो को जरूर बताते रहिएगा कि आपने चैप्टर पढ़ लिया है और आपको समझ में आ रहा है। राइट, चलिए अगली टेबल पे चलते हैं, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल पे। अब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडेलीव साहब ने क्या कहा कि मैंने एलिमेंट्स को अरेंज करा ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मैंने भी एलिमेंट को अरेंज करा ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, लेकिन जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो आपकी अकर कर रही है एट रेगुलर इंटरवल। यानी कि हर एक पीरियड के बाद प्रॉपर्टी जो होती है रिपीट कर जाती है। जब मैंने एलिमेंट्स को अरेंज कराया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है एट रेगुलर इंटरवल। यानी ऐसा नहीं है एक एलिमेंट पे रिपीट करेगी, एट रेगुलर इंटरवल प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है हर पीरियड के बाद। उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने सारे एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप्स के फॉर्म में डिवाइड कर दिया। बेटा पीरियड्स होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल रोज, और आपके जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें बोलते हो ग्रुप्स। फिर से, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उन्हें बोलते हैं पीरियड, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रुप्स। तो मेंडेलीव के टेबल में 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे। कितने? 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। राइट, उसने क्या काम करा, उसने कुछ गैप छोड़ दिया अपने पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो एलिमेंट्स थे जो अंडर डिस्कवर थे, यानी जिनके ऊपर डिस्कवरी चल रही थी, तो उसने उनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज देख के जगह छोड़ दी। जब वो एलिमेंट्स आगे जाके डिस्कवर हुए तो उन्होंने अपनी प्लेस अटेन कर ली मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में। तो जो उसके लिए क्या हो गई, एक एडवांटेज हो गई। ठीक है, उन्होंने पीरियोडिक टेबल को हार्म नहीं करा। इसे से निकल के आएंगे आपकी एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। यानी क्या क्या एडवांटेज थी और क्या क्या मेरिट्स हैं किसकी, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की। पहला, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल ने कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दी थी। वो 3 एलिमेंट्स थे आपके, गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम। गैलियम का सिंबल Ga, स्कैंडियम का Sc और जर्मेनियम का Ge। तो मेंडेलीव ने कुछ जगह छोड़ दी थी किस एलिमेंट्स के लिए, जो उस टाइम पे अंडर डिस्कवर थे, और जब वो लेटर ऑन डिस्कवर हुए तो उनकी पोजीशन अपनी जगह ले ली गई बाय दीज एलिमेंट्स। ठीक, तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल आपकी डिस्टर्ब नहीं हुई, तो ये एडवांटेज हो गई। पेपर में क्वेश्चन बनता है वो कौन से 3 एलिमेंट्स थे जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के टाइम पे अंडर डिस्कवर थे, तो आपने वो क्या बोलोगे, गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम। एक क्वेश्चन आपका तैयार। उसके बाद बच्चों नोबल गैस भी डिस्कवर हो रही थी। क्या डिस्कवर हो रही थी? नोबल गैस। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। तो ये नोबल गैसेस भी उस टाइम पे डिस्कवर हुई और वो सेपरेट ग्रुप में क्या कर दी गई, अरेंज कर दी गई विदाउट डिस्टर्बिंग द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये भी उसकी एक एडवांटेज थी, उन्हें एक सेपरेट ग्रुप दे दिया गया। क्यों? क्योंकि वो केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं। नोबल गैस आ जाए, इनर्ट गैस आ जाए, वो केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं, इसलिए उन्हें सेपरेट ग्रुप दे दिया गया। पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है
कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के टाइम पे नोबल गैसेस को सेपरेट प्लेस क्यों दे दी गई, तो आप क्या बोलेंगे, इसलिए दे दी गई क्योंकि वो केमिकली अनरिएक्टिव थी। ठीक है बच्चों जी, आगे चलिए। नाउ व्हाट आर द एनोमलीज और द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। क्या क्या एनोमलीज होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं मेंडलीव क्लासिफिकेशन के टाइम पे जो निकल के आई। द पोजिशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स बेटा वो होते हैं जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, यानी जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है बस एटॉमिक मास अलग अलग हैं, तो उन्हें आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन आपके दो एटॉमिक मास में लाई करता है 35 और 37 में, पर क्लोरीन को तो एक ही प्लेस दे दी गई है। अब जब साइंटिस्ट से पूछा गया मेंडलीव से कि क्लोरीन तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है 35 यूनिट में और 37 यूनिट में, तो उसमें बताया नहीं गया कि उन्हें कैसे प्लेस करना है, तो ये भी क्या होगा, इसकी लिमिटेशन हो गई। दूसरा, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। अब उसने क्या था बच्चों, उसने कोबाल्ट को पहले प्लेस कर रखा था जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था, यानी 58.9 यूनिट, और जो निकल होता है उसका एटॉमिक मास था 58.7, उसे बाद में रख रखा था। जब उससे पूछा तो उसने बोला मैंने प्रॉपर्टीज के हिसाब से लगाया है। ठीक है, और स्लाइटली डिफरेंट मासेस से क्या फर्क पड़ता है भाई, जब तुमने टेबल बनाई है तो पहले एटॉमिक मास वो रखिए जिसका एटॉमिक मास कम है और बाद में एलिमेंट दूसरा रखिए। ठीक है, जब उससे पूछा गया कह रहा प्रॉपर्टी के हिसाब से कोबाल्ट पहले आएगा और निकल बाद में आएगा, तो साइंटिस्ट ने कहा ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपकी लिमिटेशन हो गई। A correct position of hydrogen could not be assigned in the periodic table। आज तक बच्चों हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन नहीं असाइन हुई है। हाइड्रोजन हमेशा टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रखा जाता है इन फर्स्ट पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप, और आफ्टर दैट इट विल गिवन द एटॉमिक नंबर 1। लेटर ऑन यू कैन स्टडी अबाउट दिस। ठीक है, तो उसे फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा गया, अल्कली मेटल के ऊपर रखा गया क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से क्या करती थी बच्चों, सिमिलर थी उसकी। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से सिमिलर थी, इसलिए उसे टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रखा गया। राइट, नाउ व्हाट इज द फेलियर अबाउट द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इस तरीके से लिमिटेशंस बताती हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का भी फेलियर होना स्टार्ट हो गया। लेकिन इसके बाद एक बात निकल के आई कि डॉबेरिनियर फेल हो गए, न्यूलैंड फेल हो गए, मेंडलीव फेल हो गए, तो ये यूनियन ने डिसाइड किया कि एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज करना एलिमेंट को अब गलत साबित हो रहा है, हमें कुछ और फंडामेंटल प्रॉपर्टी लानी पड़ेगी। तो वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या लेके आए, एटॉमिक नंबर। नाउ द प्रेजेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज द एटॉमिक नंबर। अब जो एलिमेंट्स अरेंज होंगे वो किस बेसिस पर अरेंज होंगे बच्चों, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज होंगे। ठीक है, now the present basis for the classification of elements is the atomic number। the present basis for the classification of element is the atomic number। atomic number जो होते हैं एलिमेंट्स के वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, और आप जानते हो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो एटॉमिक नंबर इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। बोले सबको बात क्लियर है, समझ में आ रही है बच्चे लोगों को सबको समझ में आ रही है? पक्का लाइक करके वीडियो को जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब जो प्रेजेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है वो एटॉमिक नंबर है। अब एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एलिमेंट्स को अब अरेंज किया जाएगा। इसके बेसिस पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया, ठीक है, मेंडलीव क्लासिफिकेशन के बाद जो एनोमलीज निकली थी उसमें क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया एटॉमिक नंबर आने के बाद। पहले पोजीशन ऑफ आइसोटॉप, तो सेम पोजीशन पे लाई करेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 35 और 37 है, तो जब उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो क्लोरीन सेम प्लेस पे लाई करेगा, उसे डिफरेंट डिफरेंट जगह प्लेस करने की जरूरत नहीं है। पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, अब कोबाल्ट को पोजीशन दे दी गई, क्या कोबाल्ट को पोजीशन दे दी गई एटॉमिक नंबर 27 और निकल को दे दिया गया एटॉमिक नंबर 28। बोलो बात क्लियर है? कोबाल्ट को दे दिया गया एटॉमिक नंबर 27 और निकल को दे दिया एटॉमिक नंबर 28। अब जो करेक्ट ऑर्डर था एटॉमिक मास का वो भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, एटॉमिक मास अब देखना ही नहीं, अब तो एटॉमिक नंबर देखना है। बोलो यहाँ तक बात सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना।
हाँ, वेरी गुड। सो स्टूडेंट, ये था आपका पार्ट नंबर फर्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। बहुत जल्द आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आऊंगा मैं, सागर बंसल, आप ही सबके लोगों के लिए। जल्दी से लाइक करके बताइएगा कि आपने इस पार्ट को पढ़ लिया है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। राइट, सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।